बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम है कैपिटल व्यू और मैं हूं आपकी मेज़बान मदिहा आबिद अली। नाज़रीन, बलूचिस्तान के इलाके केश में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो कामयाब ऑपरेशन किया है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ और 3 दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नुम वासिल कर दिए हैं। इन 3 ख्वारजियों में से एक दहशतगर्द वो था जिसने अदील बलोच की दहशतगर्दी में तरबियत की थी। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें फितनल खवारिज आपस में बातें कर रहे हैं, जिनके नाम हैं नूर वली और गट हाजी। ये दोनों आपस में बात करते हुए कह रहे हैं कि दहशतगर्दों को पाकिस्तान में ही रहना होगा और दबाव डाल रहे हैं कि इनके जो छोटे दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान में ही रहें। जो उन्होंने बात की है वो कुछ इस तरह से है कि मुजाहिदीन को इतला कर दो कि हमारी तरफ से वापसी की किसी को इजाज़त नहीं है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी कोशिश है कि हम सब इसी राह पर साथ चलते रहेंगे। नाज़रीन, इसी हवाले से दिफाई माहिरीन है वो ये कहते हैं कि इससे साबित होता है इस ऑडियो लीक से कि फितनल खवारिज जो हैं वो उनकी महफूज पनाहगाहें अफ़गानिस्तान में हैं और वो अफ़गान सरज़मीन को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ दिफाई माहिरीन ये भी कहते हैं कि नाम नहाद जो खवारिज हैं वो छोटे दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि 24 नवंबर की कॉल देते हैं बानी पीटीआई कि वो इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि दहशतगर्दी फैल रही है, तो फिर इन जो कीमती जानों का नुकसान अगर हो गया, इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? हम अपने प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। आइए हमारे जो आज के एनालिस्ट हैं तारुफ़ करवाते हैं। रशीद साफ़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, शनीला अमार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है और उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं आगा इकरार हारून साहब। इससे कबल के मैं सवालात के सिलसिले का आगाज़ करूँ, ये ऑडियो जो मंजर आम पर आई है वो मुलाहिज़ा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाजी शेख खैर द सियात शदे मुझे د मुजाहिदीन ته غاوه کا د اطلاع شورا د واپسې چاته اجازه نشته ده خپل څنګهونه د هر څوک ګارم کی او په قرباني باندې ازودر درمي په تراپه په میاشته په ګنټي په جهادي نه غانرسي ازودي مش کوشش کی چې ټول ملګری په څنګه باندې شي مشروم کشرون په دغه لګي نو دا سفر چاته وای او رهبرون ته وای چې په پسیکشه د هیڅ چا سره ضرر برکومه کی اجازه چاته نشته ده کنه। जी नाज़रीन, आपने ये ऑडियो मुलाहिज़ा फरमाई है। रशीद साफ़ी साहब, आपकी जानिब बढ़ेंगे। ISPR ये बार बार कह चुका है और ये पैगाम जो है अफ़गान हुकूमत को पहुँचा चुका है कि अफ़गान सरज़मीन को अफ़गानी सरज़मीन जो है वहाँ से दहशतगर्दी ना हो पाकिस्तानी सरज़मीन पर, लेकिन फिर भी बार बार जो है वो दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? देखिए, इसकी वजह तो सबसे बड़ी यही है कि अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत अफ़गानिस्तान की सरज़मीन दूसरे ममालिक स्पेशली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने में मुकम्मल नाकाम रही है। ये बात जो आज ये जो ताज़ा ऑडियो लीक हुई है इस बात की नुमाइश करती है कि तालिबान जो हमें कह रहे हैं और आलमी बरादरी को जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन बैरूनी ममालिक ख़ुसूसन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो रही है, उसमें हकीकत नहीं है। वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। मुफ्ती नूर वली जो है, जो सबसे बड़े ख़ारजी है और जो ख़ारजी क़ुव्वतों की सरबराही करते हैं, जो पाकिस्तान के सरज़मीन के ख़िलाफ़ सरगर्म है, वो अफ़गानिस्तान में खुलेआम बल्कि दंदनाते फिरते हैं और उनको हर किस्म की सहूलत वहाँ पे मैसर है, उनको सिक्योरिटी मुहैया की जाती है, उनको सामान और रसद की रसाई है, उनको रिहाइश की फैसिलिटी है, वहाँ पे वो ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको कम्युनिकेशन के तमाम ज़राए तक रसाई है। तो ये जो आप गट हाजी जो गंडापुर कबीले से उनका ताल्लुक़ है, जो जनूबी अज़ला में सरगर्म है, आपके प्रोग्राम में हम कई दफ़ा इस जानिब निशानदेही कर चुके हैं कि जनूबी अज़ला जो हमारे वज़ीर आला गंडापुर साहब का भी इलाक़ा है और ये गट हाजी उनके हम कबीला है, तो उनकी डर से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अपने घर जाने से कतराते हैं, डरते हैं, चुप चुप के कभी कभार चले जाते हैं, लेकिन दो तीन महीनों से वो वहाँ से जाने से भी गुरेज़ा है। और ये गुफ्तगू जो हो रही है और जो प्लानिंग हो रही है, ये ख़ारजी नूर वली साहब जो है
ये जो गट हाजी को जो हिदायत दे रहा है, इसका यही पश्तो ज़ुबान में जो उनको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे जो दहशतगर्द और ख़वारिज जो सरगर्म अमल है, जो पाकिस्तानी शहरियों के ख़िलाफ़ है, जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ है, जो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, जो पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनको ये हिदायत दे रहे हैं कि उनके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। यानी वो अफ़गानिस्तान आने की उनको इजाज़त नहीं है, वो पाकिस्तान ही में रह के अपनी कारस्तानियाँ जारी रखे। तो ये इस बात की दलील है और पाकिस्तान की मौक़िफ़ की सच्चाई है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। ये तो एक प्रॉक्सी के साइड पे ये चीज़ें हो रही है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इंडियन इन्फ्लुएंस में अफ़गानिस्तान की सरज़मीन में बेतहाशा इजाफ़ा हुआ है। GP सिंह जो बहुत बड़े सफारतकार भी है और बदनाम ज़माना इंटेलिजेंस ऑपरेशन के सरबराह भी हो रहे हैं इंडिया में, वो मुसलसल दौरे कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में और खुलेआम उनकी जो है उनकी मुलाकातें हो रही है। मुफ्ती जो मौलवी जो उनके वज़ीर ख़ारजा है उनके साथ और उनके वज़ीर दाखिला मौलवी याकूब के साथ उनकी मुलाकातें जो है वो अब ढकी छुपी बात नहीं है। ये तमाम नेक्सस है। पाकिस्तान की जितनी भी दुश्मन क़ुव्वतें हैं वो अफ़गान सरज़मीन पे सरगर्म है। नूर वली खारजी हो, GP सिंह जैसे लोग हो या रा के एजेंट हो या और ममालिक जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनकी आमाजगाहें जो है वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पे कायम है। अफ़गानिस्तान तालिबान की सरपरस्ती में वो चीज़ें कायम है, चाहे अलकायदा हो, चाहे एहरार हो, चाहे TIP हो, चाहे ETIM हो, सब जो है उनकी सरपरस्ती अफ़गानिस्तान ही की हुकूमत की जानिब से हो रही है। पाकिस्तान बार बार उनको ये बात बतलाने की कोशिश कर रहा है कि आप अपने अमन को भी मलहूज़ ख़ातिर रखें और पाकिस्तान की सॉवरेंटी को भी मलहूज़ ख़ातिर रखें, लेकिन जवाब नदारद है। और जो आज की वीडियो जो आप अभी स्क्रीन पे आपने दिखाई है मदीहा, इस बात की निशानदही करती है कि पाकिस्तान इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है, हक़ाइक़ के साथ सबूत के साथ दुनिया को बता रहा है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन ही के अंदर से पाकिस्तान के सरज़मीन पर अदम इस्तेहकाम पे लाने की साजिशें हो रही है। वहाँ के जो मास्टरमाइंड है, वहाँ जो सबसे बड़े खारजी जो पाकिस्तानी सरज़मीन के दुश्मन है, वो बल्कि छुपे भी नहीं है, खुलेआम बैठे हैं, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और तालिबान उनको लगाम देने में नाकाम है, बल्कि उनको सपोर्ट करने में वो पेश है। तो पाकिस्तानी रियासत का ये मौक़िफ़ 100% दुरुस्त है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है और जो दोहा एग्रीमेंट के तहत तालिबान की अबूरी हुकूमत ने आलमी बिरादरी से जो वादे किए थे मदीहा, उससे वो यकसर मुनकर है, उस पे वो अमल दरामद में नाकाम रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान को ये हक़ हासिल है कि वो अपनी सरहदों को महफूज बनाए और हमारे सफ़ों में जो खारजी घुस बैठे हैं उनका कलाकमा करने के लिए, चाहे उसके लिए ऑपरेशन करने पड़े, चाहे उनके लिए ताकत का इस्तेमाल करना पड़े, चाहे उनके लिए कोई और स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी पड़े, वो पाकिस्तान का 100% सबूत है। और मेरे ख्याल में आप और मेहमानों को ज़रूर शामिल करेंगे इस गुफ्तगू में, अगर आपके पास टाइम हो तो। IG खैबर पख्तूनख्वा ने उस दिन जो 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी बड़ी चौंका देने वाली है, उस पर भी बात हो सकती है। ज़रूर उसकी भी बात करेंगे। शकील साहिबा, बार बार ये दहशतगर्दी के हमले होते हैं, तो पाकिस्तान को इसके तदारुक के लिए क्या क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है? देखिए मदीहा, जो दहशतगर्दी है ना एक नासूर बनती जा रही है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान बहुत अरसे से इसके ख़िलाफ़ जंग कर रहा है, जिसमें हमारे हज़ारों की तादाद में जो सिविलियंस हैं, फ़ौजी हैं, वो शहीद हो चुके हुए हैं और इस पे काबू भी पा लिया गया था। लेकिन फिर PTI की जो हुकूमत आई और जो उनकी पॉलिसीज़ थी और जिस तरह अफ़गानिस्तान से उन्हें लाके 40,000 तालिबान यहाँ पे बसाए, उसके बाद से ये दोबारा से पाकिस्तान के अंदर सर उठा रही है। और पिछले ही 1 साल के अंदर ही कोई 20-40 के करीब जो है वो हमले हो चुके हैं, जिसमें हमारे सैकड़ों के करीब लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अब हमें इसे दहशतगर्दी के ऊपर काबू पाना है, क्योंकि हम अपने लोगों की जानें जो हैं वो फालतू नहीं है कि हम वो ज़ाया करते रहें, मईशत को इससे नुकसान पहुंच रहा है। तो पाकिस्तान को इसके लिए बहुत से इक़दाम करने की ज़रूरत है। एक तो ये कि इंटेलिजेंस का निज़ाम अपना जो है बेहतर बनाना होगा,
ताकि बर वक्त ख़बर मिले और जो दूसरी एजेंसियां उसके ऊपर बर वक्त कार्रवाई करें और दहशतगर्दी का जो नेटवर्क है उसकी कमर तोड़ी जाए। दूसरा ये कि जो माली इमदाद होती है दहशतगर्दों को, उसको रोकना होगा। जो फ़र्द या इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ना होगा। इस सिलसिले में बैनुल अक़वामी जो ट्रैकिंग सिस्टम है उससे भी हेल्प ली जा सकती है कि उनके ज़रिए उन अफराद की या इदारों की निशानदेही हो जो इनकी मदद कर रहे हैं। फिर हमें अपने मुल्क के अंदर जो बेरोज़गारी है या जो गुर्बत है उस पर भी काबू पाना होगा, क्योंकि देखें जो नौजवान बेरोज़गार होते हैं वो फिर इन इंतहा पसंदों के हाथों में चले जाते हैं, उनकी ब्रेन वॉशिंग होती है, वो इनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारी जो असली तंजीम वो हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि पुलिस होगी या आर्मी होगी, उनको भी फैसिलिटेट करना होगा, हर तरह की सहूलतें उनको पहुंचानी होंगी ताकि वो इस दहशतगर्दों का जो है मुकाबला कर सकें। हमें अपने निसाब को भी देखना होगा, जो खासतौर पे हमारे मदरसों के अंदर निसाब है उनमें से इंतहा पसंदी, फ़िरका वारियत, इस टाइप की सारी चीज़ों को निकालना होगा ताकि हमारे बच्चे उनके इन्फ्लुएंस के अंदर ना आए। हमारी जो इंटेलिजेंशिया है हमें उनको भी चाहिए कि वो आगाही मुहिम स्टार्ट करें। हमारे जो टीचर्स हैं वो बच्चों की तरबियत करें, उनको बताएं कि जी आप इंतहा पसंदों के हाथों में मत जाएं, आप उनके नज़रियात की तरफ राग़िब मत हो जाएं, और उनको बताएं कि ये जो दहशतगर्दी के हाथों में जब आप चले जाएंगे तो आप उनके हाथों में किस तरह खिलौना बनेंगे और अपने मुल्क के लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी आप परेशानियाँ जो हैं वो खड़ी करेंगे। तो ये वो इक़दाम करने की ज़रूरत है। हुकूमत को आलमी ताउन भी हासिल करे, दुनिया के पास जाए, उनको बताए कि ये जो हमारे हमसायों की तरफ से जो हमारे अंदर दहशतगर्दी हो रही है इसमें आप आएँ और उनको भी समझाएं कि ये अपनी सरजमीन को मत इस्तेमाल होने दें दूसरे हमसायों ममालिक के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए। उनके साथ जाके जो बैनुल अक़वामी तौर पे जो ममालिक हैं उनको भी इंगेज करें ताकि ये जो दहशतगर्दी का जो नासूर इस मुल्क में फैल रहा है ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो। और हमें सोशल मीडिया को भी रेगुलेट करना होगा, क्योंकि ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं ये सोशल मीडिया के ज़रिए भी अपने इंतहा पसंदाना जो नज़रियात होते हैं ना उसको फ़रोग़ देते हैं। तो साइबर स्पेस जो है उसको इस तरह से इस्तेमाल ना होने दें कि वो दहशतगर्दों के हाथों का खिलौना बने और हमारे जो बच्चे हैं उनको इस्तेमाल करें। तो ये इक़दाम अगर हुकूमत इनके ऊपर अमल दरामद करेगी तो काफ़ी हद तक जो है दहशतगर्दी के ऊपर काबू पाया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर फ़ारूक, आप ये बताइएगा कि बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी के हमले बार बार हुए, इनकी अंदरूनी वजूहात भी हो सकती हैं, इनकी बैरूनी वजूहात भी हो सकती हैं। आपके नज़दीक ये वजूहात क्या क्या हैं? जैसे आपने कहा ना मदिया, ये अंदरूनी वजूहात भी हैं और बैरूनी वजूहात भी हैं और दोनों एक साथ चल रही हैं। इसको यानी ये जो ताज़ा वाक़या जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये जो गुफ्तगू अभी सुनवाई हमने, इसकी रोशनी में भी देखा जा सकता है। चंद मिनट में मैं यानी दूसरे चंद जुमलों में मैं इस मिसाल की रोशनी में मैं बलूचिस्तान का तज्ज़िया करता हूँ। देखें, अफ़गानिस्तान के अंदर या अफ़गानिस्तान के बाहर जो भी तालिबान हैं, यानी जो यहाँ आ चुके हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि आपको वापसी की इजाज़त नहीं है, आपने वहाँ टेररिज्म करना है, दरअसल ये एक नज़रियाती इत्तेहाद है उनके दरमियान। और नज़रियाती इत्तेहाद जो है इसकी एक बुनियादी जो इसकी बुनियाद है वो ये है कि सब के सब जो हैं वो गुमराह हैं सवाए हमारे, और उनका टारगेट जो है वो कोई गैर मुस्लिम नहीं है, दुश्मन नहीं है मुसलमानों के, ख़ुद मुसलमान उनका टारगेट है और उनमें पाकिस्तान पहला टारगेट है। अब जो अंदरूनी मामला है बलूचिस्तान के अंदर पहले से कुछ ना कुछ मौजूद है, नाराज़ एलिमेंट भी मौजूद है, कुछ शिकायत भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ बैरूनी अवामिल भी हैं। एक पहलू तो अफ़गानिस्तान वालों का मौजूद है जिसके आपको शवाहिद मिलते रहे हैं। इसके अलावा इंडिया बिल्कुल वाज़ेह है, उस सरज़मीन से इंडिया के जासूस पकड़े गए हैं, किए गए हैं। और जो तीसरा एलिमेंट है कि ये जो अफ़गान जिहाद का बाद का मामला है, जब सोवियत यूनियन यहाँ से छोड़ के चला गया, अब ये इसके ताज़ा सबूत आ गए हैं। अभी जो किताब आई है अमार मसूद की, उसमें ये बात वाज़े तौर पे रिकॉर्ड कर दी गई है कि जो यानी असला बहुत बड़ी तादाद में और बारूद, गोला बारूद जो छोड़ा वो पाकिस्तान के ऐसे अनासिर के हाथ लगा जो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ थे। वो आज भी गोला बारूद इस्तेमाल हो रहा है और उन लोगों का जो नेटवर्क था वो आज भी इस्तेमाल हो रहा है। करने की क्या ज़रूरत है, चाहे ये अफ़गान तालिबान हो, चाहे TTP हो, या बलूचिस्तान में टेररिज्म करने वाले लोग हों। आप उनको फितना तो ख़वारिज कहें तो कहें, सेपरेटिस्ट कहना चाहते हैं तो भी ठीक है,
और वैसे तो सब के सब दहशतगर्द हैं। तो इन दहशतगर्दों के दरमियान एक नेटवर्क कायम हो गया है। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी पेशरफ्त हुई थी, उसको पैगाम पाकिस्तान कहा गया था, जिसे कहा गया था कि करारदाद मकासद के बाद ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है जिस पर पूरी दुनिया ने, जो पूरे पाकिस्तान ने इत्तेफाक किया, तमाम मकातब फ़िक्र ने इत्तेफाक किया और पाकिस्तान से बाहर मुस्लिम दुनिया ने भी उससे इत्तेफाक किया और अपने अपने मुल्कों में तर्जमे करा के उसको इन्फोर्स किया। हमारे यहाँ ये डॉक्यूमेंट वजूद में आ गया, लेकिन इसके तहत जो कुछ होना था वो नहीं हुआ। दरअसल इन एलिमेंट्स के अंदर, चाहे वो बलूचिस्तान में हो चाहे किसी दूसरी जगह पे हो, इनके अंदर इन रोड्स बनाने की ज़रूरत है। ये लिख देना, ये तय कर देना कि रियासत के अंदर अपने मुल्क के आवाम के ख़िलाफ़ असला उठाना गलत है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जिन लोगों ने असला उठाया हुआ है अपने किसी अकीदे की बुनियाद पर या अपने किसी मकसद की बुनियाद पर, उनको भी तो समझाने की ज़रूरत है। तो उनके अंदर कई तरह समझाने के तरीके हो सकते हैं। उलमा का इस्तेमाल, उनके जो लोग मजहबी बैकग्राउंड रखते हैं उन तक उलमा पहुँचें, जो लोग नेशनलिस्ट इंक्लाइन रखते हैं तो उनके नेशनलिस्टों के ज़रिए पहुँचें। अब जो मालिक बलोच हैं, उनसे बड़ा नेशनलिस्ट कौन है? कोई उनसे बड़ा नेशनलिस्ट नहीं है बलूचिस्तान का, लेकिन वो पाकिस्तान पे भी यकीन रखते हैं, तो उनके ज़रिए उन तक पहुँचें। इन रोड्स बनाने की ज़रूरत है और वो जो नेक्सस बन गया है इस सिचुएशन में, उसको तोड़ने के लिए भी एक, यूँ समझिए कि उनके अंदर घुस जाने की ज़रूरत है। तो ये सारे जब तक हम काम नहीं करते हैं उस वक्त ये सूरत हाल हमारे काबू में नहीं आ रही, हमें नज़र नहीं आ रहा है। इसमें एक चीज़ और है कि इनको सियासी सतह पर भी सपोर्ट मिलती है। सियासी सतह पर सपोर्ट कैसे मिलती है? अभी आपने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में उसकी तरफ इशारा किया है। और आपको अफ़गानिस्तान के अंदर बैठ के जो टेररिस्टों की मनसूबा साजी होती है, उनकी रिकॉर्डिंग्स दस्याब हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हमें PTI के साथ मिल के आगे बढ़ना चाहिए। तो और PTI ने यहाँ उनके लिए उन्हें जगह फराहम की, 40-50 हज़ार लोग आए और उनको उन्होंने कहा जी कि हम उनको यहाँ ला के बसा रहे हैं और उनके साथ मामला ठीक कर रहे हैं। वो बजाय ठीक होने के अब ख़ुद, यानी अभी जो साफ़ी साहब कह रहे हैं कि ख़ुद वज़रा अपने इलाकों में नहीं जा पा रहे, उनको भत्ते की पर्चियाँ मिलती हैं और भत्ते, लोग अगवा हो रहे हैं, बच्चे अगवा हो रहे हैं। ये सारा अमल इसी वजह से हो रहा है। एक तो ये कि उनके हाथ खुले हुए हैं, दूसरे पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। इन चीज़ों को एक साथ एड्रेस करने की ज़रूरत है। ठीक है आगा इकरार हारून साहब, हमने ऑडियो लीक देखी है, अभी आपने इसे सुना भी है। अब इसमें आप क्या इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? क्या जो पाकिस्तान में मौजूद छोटे दहशतगर्द हैं वो बेजार हो चुके हैं? किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, मेरे मुताबिक कोई दहशतगर्द छोटा या बड़ा नहीं होता। दहशतगर्द होता है और सुसाइड बॉम्बर होता है। बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा नुकसान हमें फुट सोल्जर से होता है जो कि सुसाइड बॉम्बर होता है। ठीक है, उसके पीछे से कहाँ से इंस्ट्रक्शन मिल रही होती है वो अपनी जगह पे। अगर आप वो नेटवर्किंग तोड़ भी जाए इंस्ट्रक्शंस की, मैंने बहुत, यानी कि तकरीबन 25 साल हो गए हैं अब मुझे ये सो कॉल्ड टेररिज्म कवर करते हुए। इनकी ट्रेनिंग ऐसे की जाती है कि अगर पीछे नेटवर्किंग तोड़ भी दी जाए, मेरा मकसद है कि कॉन्टैक्ट ख़त्म भी हो जाए, तो उनको ये पता होता है कि उन्होंने कब क्या कहाँ पे करना है। और ख़ासकर ये ट्रेनिंग होती है जो एक सुसाइड बम्बर नहीं होता है, 3 आदमी होते हैं, 2 दूर खड़े होते हैं और ये तीनों का तीना जो है वो इकट्ठे हो रहे होते हैं और पीछे से आप नेटवर्किंग भी उनकी ब्रेक हो जाए, उन्होंने वो काम करना ही होता है। तो कोई बड़ा छोटा नहीं टेररिज्म में नहीं होता है। ये ऑडियो को मैं बिल्कुल इस तरह ही देखता हूँ कि वहाँ से इंस्ट्रक्शंस ये आ रही हैं क्योंकि उनका ये ख्याल है, जो यहाँ पे मौजूद है उनका ये ख्याल है कि अब उनके लिए एक्टिविटी करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि पिछले दिनों में अपना, यानी कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने बहुत ज़्यादा इनरोड किया है इनके अंदर और बहुत कामयाबियाँ हासिल की हैं। ये थोड़े से घबराए हुए हैं कि हम इस वक्त विड्रॉ कर लें या इसको कहते हैं हाइबरनेशन में चले जाएँ। लेकिन उनको इंस्ट्रक्शन ये हो रही है कि आपने हाइबरनेट नहीं होना है और आपने तैयार रहना है अगले इंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये है सारी इसकी नेटवर्किंग। जहाँ तक बात है अफगानिस्तान की से इंस्ट्रक्शंस की, तो ये मैं तो हमेशा से ये बात को यकीन रखता हूँ कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है आज की और जो इससे पहले भी जो यानी कि तालिबान की गवर्नमेंट थी 90s वाली भी, वो टेररिज्म को एज ए लेवरेज इस्तेमाल करते हैं, नॉट ओनली अगेंस्ट पाकिस्तान, विद ऑल नेबरिंग कंट्रीज, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो उज़्बेकिस्तान हो, चाहे वो ताजिकिस्तान हो, कोई भी हो, इवन चाइना हो।
तो ये वो लेवरेज इस्तेमाल करते हैं। अब आपके पास ऑप्शन क्या हैं? आपके पास ऑप्शन ये है कि हैचरीज को ख़त्म करें, हैचरीज ख़त्म हो चुकी हुई है, लेकिन ये सोल वुल्फ नहीं होते हैं, वो भी हैं। ये अभी बात बड़ी प्यारी की थी उन्होंने साफ़ी साहब ने, उनकी इजाज़त से मैं बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये जो अभी पकड़ा गया है ना, हमारे CTD ने पकड़ा है अपना, उसका भी नाम वली मोहम्मद ही है, जिस तरह कि आपको साफ़ी साहब ने बताया। ये 2019 में पुलिस में भर्ती हुआ था, और ये जब 2019 में भर्ती में हुआ था तो इसकी ना स्कैनिंग हुई थी, ना इसकी आप कह सकते हैं कोई वेटिंग हुई थी। और ये इसको आपको पता है कि PTA की गवर्नमेंट जो है वो किस तरह भर्तियाँ करती है और क्यों करती है और कहाँ किसको पैसे जाते थे। ये वो शख्स ने 150 अपने कोलीग्स को शहीद करवाया, और कैलकुलेट कराया जाए अगर उसको 2 लाख कुछ 70,000 रुपये मिले थे तो पर पर्सन को 2,500 रुपये मिला है टोटल अपने कोलीग्स को मरवाने के लिए। आप उसमें क्या करेंगे? आप पूरे सिस्टम को आपको रिवैम्प अपना करना पड़ेगा, क्योंकि जो जंग हमने 2006 से ऑनवर्ड जीती थी 2014 के बाद खासकर, उसको PTI ने रिवर्स तो कर दी है, और करके वो बाहर में बैठे तमाशा देख रहे हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि इस तरह के वली मोहम्मद जैसे जो लोग हैं वो ज़्यादा देर छुपे नहीं रहेंगे। ठीक है साफ़ी साहब, अब पाकिस्तान को क्या करना होगा? अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान को क्या पॉलिसी रखनी होगी? अब देखिए, पाकिस्तान तो जो पाकिस्तान की पॉलिसी मौजूदा है वही इफ़ेक्टिव है, यानी अपनी सरज़मीन को महफूज बनाने के लिए अस्करी क़ुव्वत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो टेररिस्ट है उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है, और ISPR हमें बताता रहता है कि रोज़ाना की बुनियाद पे दर्जनों ऑपरेशंस होते हैं, ना सिर्फ कबायली इलाक़ा जात में जो एक्सफाटा के इलाक़ा कहलाते थे, इस वक्त वो खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से हैं, और बलूचिस्तान समेत मुल्क के तमाम इलाक़ों में, कराची में आपने देखा कि ऑपरेशंस हो रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन हो रहे हैं, और इंटेलिजेंस इदारों को उस वक्त बड़ी कामयाबी गुज़िश्ता हफ्ते मिली जब चाइनीज़ बाशिंदों पे जो कराची एयरपोर्ट के करीब हमला किया गया था, उसका मास्टरमाइंड और उनका फैसिलिटेटर गिरफ़्तार हुआ। इसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस लाइन पे जो बहुत बड़ा अटैक हुआ था, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग शहीद हुए थे, उसका मास्टरमाइंड और सहूलतकार बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का साबिक़ एहलकार ही निकला, उसकी गिरफ़्तारी हमारे सामने है। इसके अलावा बलूचिस्तान में जो तुरबत में जो वाक़यात हुए, उसके बाद गवादर में जो हुए, केच और बाकी इलाक़ों में हुए, वहाँ के कई जो मोस्ट वांटेड दहशतगर्द थे उनको गिरफ़्तार किया गया और कुछ को जहन्नम वासिल किया गया। आज आप अपनी इब्तिदाइया में बता रही थी कि जिस तरह बलूचिस्तान में ऑपरेशन हो रहे और उसमें दहशतगर्दों को जहन्नम की राह दिखाई देते हैं और उनको भिजवाया जाता है जहन्नम, उसका सिलसिला जारी है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में, वज़ीरिस्तान और शुमाली जनूबी अजला में कई कामयाब ऑपरेशन हुए, जिस पे वज़ीर-ए-आज़म समेत हमारी कौमी क़यादत ने तारीफ़ और तौसीफ़ भी की है फ़ौजी जवानों की और हमारे इंटेलिजेंस इदारों की। ये तो पाकिस्तान के अंदरूनी जो सिक्योरिटी, लेकिन साहब हमें आगे भी बढ़ना होगा। एक पॉइंट शरीफ साहब आपसे मैं जानना चाहूँगी कि क्योंकि मुख्तलिफ ग्रुप्स की मुख्तलिफ राय होती है, एक ग्रुप ये भी कहता है कि ये नाराज़ बलोच भी हो सकते हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए जी शरीला साहिबा से टाइम कम है साफ़ी साहब, अगले राउंड में आपको जरूर बात यह है कि दहशतगर्द जो है ना वो दहशतगर्द होता है। नाराज़ बलोच हमने एक उनको जो हमारे यहाँ पे बैठे हुए सो कॉल्ड लिबरल तबका है उन्होंने उसको नाम दे दिया हुआ नाराज़ बलोच का। ये ठीक है कि वहाँ पे महरूमियाँ भी हैं, उनको वफाक से बड़े सूबे से कुछ गिले शिकवे भी हैं, लेकिन उनको सियासी तौर पर हैंडल किया जा सकता है। अगर आप हथियार उठा रहे हैं, रियासत के ऊपर आप हमला कर रहे हैं और आप अपने लोगों को शहीद कर रहे हैं, वो फ़िरका वराना भी हो सकते हैं, इंतहा पसंदाना भी हो सकते हैं और दहशतगर्दी भी हो सकते, तो उसमें नाराज़ बलोच नहीं आता। बैरूनी ताकतें हैं वो ज़रूर वहाँ से फ़ायदा उठाती हैं, महरूमियों को उनको उभारती हैं, उनकी ब्रेन वॉशिंग करती हैं, लेकिन वो चीज़ें वो होती है कि जो आप हैंडल कर सकते हो ना सियासी तौर पे। आप सियासत के अंदर आएँ, आप अपने जिसको आप वोट देते हैं आप उससे नाराज़गी का इजहार करें, आप उसके पास जाएँ, आप उनसे जाके बातचीत करें, वफाक के साथ आके बातचीत करें। लेकिन जो हथियार उठा लेता है ना वो नाराज़ नहीं रहता, फिर वो दहशतगर्द रहता है। तो हमें इसमें फ़र्क करना होगा कि दहशतगर्द कौन है और नाराज़ बलोच कौन है। मैं कम अज़ कम हथियार उठाने वाले को नाराज़ बलोच नहीं मानते। सही है।
डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे कि अब बलूचिस्तान में जो पॉलिसी है वो किस तरह से होनी चाहिए, या ये कह लें कि बलोचियों को किस तरह से एतमाद में लेना होगा? बलोच जो आवाम है तो वो तो एतमाद में ही है, वो पाकिस्तान के साथ हैं, इसमें कोई शुबह नहीं है। जब आप इलेक्शन होते हैं, चाहे बलदियाती हों, चाहे कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात हों, आपको वहाँ लोगों वोट में हिस्सा लेते हुए, इलेक्शन में हिस्सा लेते हुए दिखाई देते हैं। एक एलिमेंट मौजूद है और वो मैं पहले वाजे कर चुका हूँ कि उसके हमारे यहाँ अंदर भी लोग मौजूद हैं और उस ज़माने से मौजूद हैं जब जिहाद अफ़गानिस्तान ख़त्म हुआ और वहाँ अफ़गानिस्तान से अचानक लोग जो वहाँ पहले जाके लड़ रहे थे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ ऑर्गेनाइज़ हो रहे थे, वो पाकिस्तान की सरजमीन में आ गए, वो असले समेत आ गए। उनको फिर इंडिया ने भी इंगेज किया और जो उनकी थी सोवियत यूनियन की उस ज़माने की एजेंसी थी, क्या नाम था जी साफी साहब? KGB, और फिर बाद में खाद ने भी उसको इंगेज रखा, उसके साथ मुसाद, सारे मिलके। तो ये सारे लोग उसमें मौजूद हैं, ये लोग हैं जिन्होंने ख़राब किया है और नौजवानों को ये बरगला के पहाड़ों पर ले जाते हैं। अभी कल का वाक़या है कि कुछ नौजवान जो वहाँ उनकी समझ में आ गया कि यार ये कह के तो कुछ और लेके जाते हैं, असल में तो रियासत के ख़िलाफ़ इनकी ये सरगर्मी, ये बागी हैं। तो आम आदमी के साथ कोई इशू नहीं। एक चीज़ देखने की ज़रूरत है जिससे शिकायत महसूस की जाती है और ज़िक्र ख़ुद बलूचिस्तान के सियासतदान और नुमाइंदे करते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बलूचिस्तान के अवाम के नाम पर वसाइल पर कब्ज़ा कर लेते हैं और उससे बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। इसमें पहली जिम्मेदारी खुद बलोच लीडरशिप की है, पाकिस्तान की भी है। इस तरह से हम चीज़ों को स्मूथ कर सकते हैं। अच्छा आगा साहब, ये बताइएगा कि अब जो बलूचिस्तान में दहशत गर्दी है, इसके ताने बाने भारत से मिलते हैं या नहीं? बिल्कुल मिलते हैं और ये दहशत गर्दी नहीं है, 70 की दहाई से जारी है और ये इसके फेजेस आते हैं। और ये जब यानी कि बारक शाह जो था, जो CNC था, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ था इंडिया का, जब ये ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश बना, उसके बाद एक मीटिंग हुई जिसमें मानक शाह को भी बुलाया गया और इंदिरा गांधी ने कहा कि वेल डन, हमने ऑपरेशन जैकपॉट पूरा कर लिया, अब हमें एक और ऑपरेशन पे जाना है जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में होगा। तो मानक शाह ने कहा कि ये एक ऑफ कोर्स के एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा, तो मुझे तो आप इसमें ना शामिल करें, और वो उस मीटिंग से बाहर निकल आया, उसकी मेमोर्स में शामिल है। ये ऑपरेशन जनाब तब से जारी है और 70 की दहाई में भी ये जो सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट आप इस्तेमाल करते हैं, वो सारे के सारे वो जो सेपरेटिस्ट थे, जो उनके लीडर थे, वो जाके रहते कहाँ पे थे? वो यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते थे और उसके बाद वो यहाँ पे सेपरेशन के लिए काम करते थे। तो इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि ये इस वक्त अनफॉर्चुनेटली मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, जिसको कोड नेम दिया था, जो कि बदलते रहते हैं एक्चुअली, सरप्राइज। ये बेसिकली अपना इंदिरा गांधी का ऑपरेशन सरप्राइज है जो कि 70 की दहाई में शुरू हुआ था, जो आज तक चल रहा है। और बाकी आप देख लें कि अपना हमने हमेशा मिटिगेट किया और इंशाल्लाह अभी भी करेंगे। मुझे वो वक्त याद है जब मैं जाके बलूचिस्तान हमें 2-3 दफ़ा बुलाया भी गया था, ज़माना था मियाँ नवाज शरीफ साहब का। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ऐसे कंट्रोल किया था अब बलूचिस्तान को, और जिस बलूचिस्तान में पाकिस्तान का झंडा लेके कोई चलने को तैयार नहीं था, वहाँ बच्चे एक एक बच्चा अपने हाथ में स्कूल में झंडा लेकर आता था। और ये हमें अप्रिशिएट करना चाहिए मियाँ नवाज शरीफ की। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी नाम लिया था, अब्दुल मालिक बलोच, मियाँ नवाज शरीफ साहब और अपना जनरल नासिर जंजवा, ये तीनों की अपना ट्रायंगल बना था जिसने उस वक्त भी इनको जो है मिटिगेट किया था और इनको शिकस्त दी थी। इंशाल्लाह फिर शिकस्त देंगे। ठीक है नाज़रीन, हम अब अपने अगले टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे। हमने ये देखा है कि COP29 में मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में अपना मौक़िफ़ पेश किया है। पाकिस्तान का जो मुक़दमा है वो दुनिया के सामने रखा है। उन्होंने ये कहा है कि जो मौसमियाती तब्दीली है उसकी वजह से पाकिस्तान को सैलाब और स्मोक जैसे चैलेंजेस का सामना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मईशी तौर पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना है। मज़ीद भी उन्होंने जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग है उसके हवाले से आगाही उजागर की है कि किस तरह से तरक्की याफ्ता ममालिक को तरक्की पजीर ममालिक की मदद करनी होगी, और उन्होंने एक फ़िगर भी सामने रखा है कि कितना फ़ाइनेंस चाहिए होगा इन तमाम जो नुकसानात हुए हैं उसका अजाला करने के लिए। आइए इस पर हम बात करते हैं। साफ़ी साहब, COP29 के फ़ैसले आपको क्या लगता है कि ये कितनी अफादियत के हामिल हो सकते हैं, ये कितनी अहमियत के हामिल हो सकते हैं?
देखिए, COP29 में वज़ीर आज़म साहब तवज्जो के मरकज़ रहे। पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ को इंतहाई दलेराना और बेबाकाना अंदाज में पेश किया है। वज़ीर आज़म साहब और उनकी टीम और उनके हमनवा जो बाकी ममालिक थे, उन्होंने इस बात पे ज़ोर दिया कि आने वाले दिनों में माहौलियाती और आलमी मौसमियाती ज़िम्मेदारियों पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है, और स्पेशली 2025 तक जो कॉप के तहत जो माहौलियाती आलूदगी है और माहौलियाती सिस्टम को बेहतर करने के लिए जो तजावीज़ दी गई है, उसके लिए जो आलमी फ़ंड है उसका हजम जो है 2.5 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने की एक तजवीज़ सामने लाई गई है, और इस पे तमाम ममालिक की मुत्तफ़िक़ा राय भी सामने आई है। और इस तरह अक़वाम मुत्तहिदा ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया है और पाकिस्तान को 10 मोस्ट वनरेबल क्लाइमेट चेंज से मुतासरा ममालिक की फ़हरिस्त में पाकिस्तान को शामिल किया गया है, बल्कि सबसे ज़्यादा वनरेबल ममालिक जो है टॉप 5 उसमें पाकिस्तान को शामिल किया गया है। और जो आलमी बरादरी है उनसे यही अपील की गई है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक को माहौलियाती आलूदगी और इसके वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं, इस वक्त जो स्मोक का रोग है आपके सामने है कि किस तरह लाखों पाकिस्तानी उससे मुतासिर है। इसके अलावा जो कल वज़ीर आज़म साहब ने बात की ग्लेशियर के पटने से जो हमें खुश्कसाली और पीने के साफ़ पानी के जो मसाइल का ख़दशात है, और हमारे जो एग्रीकल्चर को जो नुकसान पहुँच रहा है, ये तमाम चीज़ें जो है ये ज़ेर बहस आई। इसके अलावा NDC जो है तमाम मेंबर ममालिक जो है पार्टीज़ जो है उन्होंने इनको मज़ीद फ़ाल करने पे भी ज़ोर दिया है। तो वज़ीर आज़म साहब थोड़ी देर पहले बाकू से पाकिस्तान के लिए सफ़र पे रवाना हो चुके हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस इंतहाई कामयाब रही है। पाकिस्तान ने अपना मुकदमा इंतहाई बेहतर अंदाज में लड़ा है, और अब हम ये तवक्को कर रहे हैं कि G10 और G7 और G20 के जो ममालिक है, जो कार्बन बनाने और कार्बन फैलाने के सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार मुल्क है ममालिक है, वो पाकिस्तान जैसे ममालिक जो तरक्की पजीर ममालिक है, जो अफ़गानिस्तान जैसे ममालिक है, जो अफ़्रीका के ममालिक है, जिनको खुश्कसाली का मसला है, जिनको फ़िज़ाई आलूदगी का मसला है, जिनको आबी आलूदगी का मसला है, और इन ममालिक की वजह से, तरक्की याफ्ता ममालिक की वजह से, तो हम यही तवक्को कर रहे हैं कि COP29 के नतीजे में इन ममालिक की दादरसी हो ठीक है। शनीला साहिबा, आप क्या समझती हैं COP29 में पाकिस्तान कितनी कामयाबी से अपना मुकदमा पेश किया है पाकिस्तान ने? देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब से वज़ीर आज़म बने हैं, अगर हम PDM 1 की गवर्नमेंट देखें और अभी की गवर्नमेंट देखें, तो वो हमेशा से पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते आए हैं माहौलियात के ऊपर। जब पहले भी ये SCO का समिट था, जब PDM में थे, या COP27 था, अब COP29 में हमेशा वो ये बात करते रहे हैं कि जो G20 के ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पर जो उनकी कार्बन जो ग्रीन गैसेस का जो अखराज होता है उसमें हिस्सा हमारा कोई नहीं है, लेकिन हम मुतासिर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो हमें उसकी दादरसी आप लोगों ने करनी है, और आप लोगों ने हमारी मदद करनी है, ताकि जो क्लाइमेट चेंज दुनिया में आ रहा है और जिसकी वजह से पाकिस्तान मुतासिर हो रहा है, पाकिस्तान उससे नबरदाज़मा होने में कामयाब हो। तो जो दूसरे ममालिक हैं उन्होंने प्लेजेस तो किए थे, पहले भी $8 अरब के हमने सुना कि जी प्लेजेस किए जाएंगे, लेकिन वही वज़ीर आज़म ने फिर वही बात की कि हमसे जितने प्लेजेस किए जाते हैं हमें वो पैसे नहीं दिए जाते। जबकि पेरिस मुआहिदा जो 2015 में होता तब भी कहा गया था कि $100 अरब का फ़ंड कायम किया जाएगा, ऐसा कोई फ़ंड कायम नहीं हुआ है, और ना उसके ज़रिए जो वो ममालिक उनकी हेल्प की जा रही है। पाकिस्तान $30 अरब का, पाकिस्तान जैसी मैशत जो वो तो मुतहम्मिल ही नहीं हो सकती कि कहाँ हम $6 अरब $7 अरब के लिए जब IMF के पास जाते हैं, इतनी कड़ी की शराइत मानते हैं, और यहाँ पे $30 अरब का सिर्फ एक सैलाब से हमें नुकसान हो जाता है। तो पाकिस्तान अपना मुकदमा तो बहुत तरीके से लड़ रहा है, दुनिया को रियलाइज भी करवा रहा है कि जी ये आपकी तरक्की है जो हमारे गले पड़ रही है, लेकिन अब दुनिया को भी समझना होगा। और बात यह है कि जिस तरह जंगों में जा रहे हैं, जो जंगों की तबाही है फैल रही है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन फैल रही है, उन ममालिक को अपने ये भी मसले पड़े हुए हैं। तो ये अब सोचना इन ममालिक को होगा कि जो आप अपनी जंगों से भी निकलें, और उसके अलावा जो इन्वायरमेंटल तब्दीलियां हैं, ठीक है कि हम मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन कल को ये आप भी इससे मुतासिर होंगे। जो ज़र ज़मीन पानी की सतह कम हो रही है, जो समुंदर की सतह जो वो बढ़ रही है, ज़मीन का जो दर्जा हरारत जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से आगे जाके ज़राअत में जब कमी होगी तो कहत साली की तरफ जा सकते हैं, खुश्क साली की तरफ जा सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम तब्दीलियाँ दूसरी दुनिया को भी मुतासिर करेंगी। तो
उससे बेहतर है कि आप उन ममालिक की भी मदद करें और अपने मुल्क के अंदर भी कोई पॉलिसी बनाएं कि वो ममालिक जो है वो मुतासिर ना हो। ठीक है डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि मुतबादिल ज़राए जो है उनकी भी बात होती है, ना सिर्फ फाइनेंसिंग की बात हुई है बल्कि ये भी बात हुई है कि किस तरह से मुतबादिल जो तवानाई के ज़राए हैं वो इस्तेमाल किए जाएँ ताकि कार्बन एम्बिशन में कमी आ सके, तो ये किस हद तक फ़ायदेमंद या सूदमंद हो सकता है? ये देखें, ये तो आप अगर वज़ीर आज़म की तकरीर का जिक्र हो रहा है तो वज़ीर आज़म ने उसमें अनाउंस किया कि अगले चंद बरस में हम 30% ट्रांसपोर्ट आपको उस पर इलेक्ट्रिक बिजली पे ले जाएंगे, और इसी तरह बाकी इकदाम का भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन मैं ज़रा वज़ीर आज़म की तकरीर का आगाज़ का जिक्र करना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर का आगाज़ कुरान की एक आयत से किया, और जिसका एक हिस्सा ये था कि कूलू कूलन सदीदा, कि जो बात करो सीधी और सच्ची कहो। क्यों कहा ये बात? ये अभी जो हम जिक्र करते हुए आ रहे हैं कि आप नंबर 1 दुनिया को तबाह कर रहे हैं अपनी हवस में, दुनिया की दौलत की हवस में, और फिर उससे जो मुल्क और जो दुनिया का जो हिस्सा बर्बाद हो रहा है उसकी आपको परवाह नहीं है। और जब वो फरियाद करते हैं तो फिर आप कहते हैं जी हाँ जी आलमी फ़ंड भी बनेगा, अभी जिक्र किया शरीला ने, और फिर आप वादे भी करते हैं और वादे पूरे नहीं करते। दरअसल ये आयत पढ़कर उन्होंने याद दिलाया है कि बनी नौ इंसान अव्वल तो गलत काम करती नहीं है, और अगर करे तो फिर उसको ठीक करती है, और ठीक करने के लिए जो वादे करती है, जो अहद करती है, फिर उसे पूरा करती है। तो आपने पूरा नहीं किया। अच्छा, ये क्यों कहने की ज़रूरत पेश आई? इसलिए पेश आई कि दुनिया की बेशतर अक़वाम, वो लोग जिनकी वजह से ये माहौलियाती मसाइल पैदा हुए हैं और ये मौसम बिल्कुल बदल के रह गए हैं और तबाही आती है, दुनिया के 10 ममालिक बशमूल पाकिस्तान जो तबाही आती है ये उनकी वजह से आ रही है। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की है। तो एक तो ये उन्होंने वाज़े किया कि भाई ये है आपकी दो अमली। जो तीसरी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये कि अब इस कॉन्फ्रेंस में इन लोगों की अदम शिरकत के बाद अब यूनाइटेड नेशंस की और इस दुनिया की जो मुतासर हो रही है कुछ ज़िम्मेदारी है कि वो कोई कदम उठाए। क्या ये मुमकिन होगा? मुझे नहीं मालूम, मुमकिन आगा साहब ज़्यादा वजाहत से बता सकें। क्या ये मुमकिन होगा कि अब यूनाइटेड नेशंस उन लोगों पर, उन कौमों पर कुछ पाबंदी आयद करे जो तबाही का हिस्सेदार है सबसे ज़्यादा, और फिर अपने वादे पूरे नहीं करती इसमें? तो उन पर कोई जिम्मेदारी आयद होनी चाहिए, वरना उन्हें किसी पाबंदी का निशाना बनना चाहिए। ठीक है आगा इकरार हारून साहब, ज़िम्मेदारी आयद होनी चाहिए। यहीं से हम आपको जो है वो सवाल करेंगे ये कि तरक्की याफ्ता ममालिक एक तो कार्बन के अखराज भी कर रहे हैं और दूसरा वो ज़िम्मेदार भी हैं फाइनेंसिंग के, तो क्या वो अपना किरदार अदा करते नज़र आ रहे हैं आपको मुस्तकबिल में? नहीं, बिल्कुल किरदार अदा करते नजर नहीं आ रहे हैं। ये जो COP 29 हुई है, इसकी जो प्री COP 29 थी बाकू में, वो मैंने अटेंड की थी, और वहाँ पे भी सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात ये थी वो कि ये कह रहे हैं आपको खबरें उससे समझ नहीं आ रही हैं जो ये देना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम आपकी मदद करते हैं, पैसे पकड़ो। बाद में पता चलता है कि वो पैसे आपको देना चाह रहे हैं एज ए लोन। आज आपको अप्रिशिएट करना चाहिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, जिन्होंने खुल्ला ये बात दुनिया को बताई है कि भाईजान आप हमें लोन देने को तो तैयार हैं, ये तो बहुत और एक्चुअली तो आपको हमें ग्रांट देनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी तो आपने की है, आपने सारी गंद फैलाया हुआ है, और आप हमें एक जो गरीब ममालिक जो पहले ही उसका शिकार है, आप उनको लोन दे रहे हैं। ये बात सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने की है, और आई मस्ट अप्रिशिएट हिम। वरना लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि ये जो कहते हैं ना कि ये वो फंडिंग है और एक अपना बनाया हुआ है कंसोर्शियम आपको मजीद लोन देना जा रहा है गरीब ममालिक को। तो ये आज अपना जो बात की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वी मस्ट अप्रिशिएट। एक बात मैं आपसे और करना चाहता हूँ, थोड़ा सा हमें और चीज़ें भी देखनी है। क्या वजह है कि इस पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पाकिस्तान पे हो रहा है? कार्बन एमिशन तो पूरी दुनिया में हो रही है, पूरे रीजन में हो रही है। ईरान में क्यों नहीं हो रहा है? श्रीलंका में क्यों नहीं हो रहा है? भूटान में क्यों नहीं हो रहा है? नेपाल में क्यों नहीं हो रहा है? चाइना में बहुत ज़्यादा हो रहा है, और उसके बाद इंडिया में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है। ये भी हमें सोचना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो कवर है ना, जिसको हम कहते हैं ट्री कवर, वो 2.8 या 2.5% रह गया है, जो कि शायद ज़िंदा रहने के लिए भी 5% चाहिए। और आपके प्रोग्राम की वसात से एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा हुकूमत पाकिस्तान से कि PTI के ज़माने में एक बड़ा खौफनाक इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया था लाहौर में, रूडा के नाम से, जो कि 40 किलोमीटर पे फैला हुआ है, जो कि पूरा का पूरा लाहौर में जो थोड़ा बहुत बचा था ना अपना ट्रीज, उसको उन्होंने उड़ा दिया।
मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि लाहौर में जो कुछ हो रहा है, लाहौर से यदि कि दब के सांसें ले रहा है, कम से कम रूडा जैसे प्रोजेक्ट को एक रिव्यू किया जाए कि क्या ये लाहौर इस हालत में इतने मज़ीद 40 किलोमीटर फैले हुए एक ऐसे प्रोजेक्ट को जो पूरा दरिया रावी के ऊपर है, सारे दरख्त काट के वहाँ पे आप फिर कंक्रीट पैदा करेंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि स्मोक कहाँ पहुँचे। ठीक है नाज़रीन, ये था आज का हमारा कैपिटल व्यू। मुझे मदिया आबिद अली को, रशीद साफ़ी साहब को, शनीला अमार साहिबा को, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब और आगा इकराम साहब को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।